बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज हमारा चैप्टर 8 और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बाकी तमाम चैप्टर्स की तरह। फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबाबंदी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका खुमियाजा हम पॉवर्टी और जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी सूरत में हर बंदा जो है वो उसको फेस कर रहा है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि फ़ैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके बारे में जो एक गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है वो क्या क्या होती है, उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने कैसे देनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे फ़ैमिली प्लानिंग की जाती है। और जब हम किसी कपल को, किसी जोड़े को, किसी खातून को फ़ैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए जाएंगे तो हमने किस तरीके से उनसे बात करनी है, और हेल्दी स्पेसिंग क्या होती है कि कितना एक वक्फ़ा जो है वो होना चाहिए, और कौन से एज ग्रुप ऐसे होते हैं जो जो कि हमारा टारगेट होने चाहिए, जिनको हमने फैमिली प्लानिंग की बात करनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फैमिली प्लानिंग कि फ़ैमिली प्लानिंग है क्या। अमूमन तो हम इसको कहते हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी, लेकिन WHO और पूरी दुनिया में जो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो ये है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब है कि अफराद या जोड़ों को इस काबिल बनाना कि वो अपने बच्चों की मतलूबा तादाद, पैदाइश का वक्त और हमल के दरमियान वक्फ़े का फ़ैसला कर सकें। देखें, अब इसमें तीन चीज़ें हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब है कि एक शादीशुदा जोड़े को जितने वो बच्चे सोचे हैं उन्होंने, उतने बच्चों की तादाद तक पहुँचते हुए, लेट्स से कि मैं एक शादीशुदा जोड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे 4 बच्चे होने चाहिए, तो ये मेरे मतलूबा बच्चों की तादाद हो गई। आपने उनसे उनके मतलूबा बच्चों की तादाद तक पहुँचने के लिए उनको इस काबिल बनाना है कि वो उसमें मुनासिब वक्फ़ा रख सकें और पैदाइश का वक्त जो है वो तयन कर सकें। अब वक्फ़ा क्या होता है? हेल्दी वक्फ़ा कम से कम हर बच्चे के दौरान WHO की रिकमेंडेशन है कि 2 साल का वक्फ़ा कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी। हम दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब है अफराद या जोड़ों को अपने बच्चों की मतलूबा तादाद, पैदाइश का वक्त और हमल के दरमियान वक्फ़े का फ़ैसला करने के काबिल बनाना। ठीक हो गया। अब फैमिली प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं? तो फैमिली प्लानिंग के दो तरीके होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ये हम बाद में पढ़ लेंगे। अब ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। देखें, हमारी पॉपुलेशन जो है 2023 में पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे पैदा होते हैं और बहुत कम कंट्रासेप्टिव का यूज़ होता है। जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ना होना है ना, फैमिली का ज़्यादा होना है, ये हमारे ना सिर्फ सेहत के ऊपर, तालीम के निज़ाम के ऊपर, बल्कि हमारे इकनॉमिक सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन होता है। ठीक है, पाकिस्तान का जो एक नेशनल नैरेटिव है वो है कि जी जो वालदैन हैं उनके पास बिल्कुल दे आर फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड उनके बच्चों का नंबर, उनके बच्चों कितने बच्चे होने चाहिए, उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तवाज़ुन बरकरार रखना है उनके रिसोर्स के हिसाब से। लेट्स से कि अगर मैं ये समझता हूँ एज अ मर्द, एज अ फीमेल, हम शादीशुदा जोड़ा हैं और हम समझते हैं कि यार हमारा जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपये में आज के दौर में हम कितने बच्चों को अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने बच्चे मैं समझता हूँ अपने रिसोर्सेज और अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से, तो मेरा उतने बच्चे ही पैदा करने चाहिए मुझे। ज़ाहिर है जब मैं उस नंबर को एक्सीड करूँगा, मेरे रिसोर्सेज का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा और मैं पॉवर्टी जन्म लेती है। ये पॉवर्टी, गुर्बत यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर आपका हेल्थ बैठ जाता है, आपका एजुकेशन सिस्टम बैठ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग पे, तो आप 5 रुपये अपने बचा रहे होते हैं। मतलब आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज सेव कर लेते हैं। आपकी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं
वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होने बंद हो जाते हैं, प्री टर्म बच्चे पैदा नहीं होते, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो जाता है प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग करने से। ठीक है, तो जो आप फैमिली प्लानिंग करके अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आप अपनी बच्चों की तादाद रखेंगे तो वो जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ना, कि वो एक गोल चक्कर है गुर्बत का जिसमें लोग फंसे होते हैं, वो टूट जाता है। ठीक है जी। उसके बाद CHI का क्या रोल है? ऑब्वियसली आपने डोर स्टेप के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है, काउंसलिंग करनी है, जो मिथ होते हैं लोगों के उसको ख़त्म करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी टूल किट का हिस्सा होते हैं, या वो चीज़ें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्डोम्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ये हम तीनों चीज़ें आगे पढ़ लेंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी के घर में या डोर स्टेप पे नहीं कर सकते, उसके लिए एक छोटे से क्लिनिक की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम रेफ़र करते हैं। आपने डॉक्टर्स के साथ, कम्युनिटी में वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं LHVs, मिडवाइफ्स, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करनी होती है। अच्छा, अब है प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड डोर स्टेप काउंसलिंग। देखें, हमें जब हम फैमिली प्लानिंग पे बात करते हैं तो हमें एक कुछ पहलू हैं जिनको मलूज़ ख़ातिर रखना पड़ता है। हमें रिलीजियस फैक्टर देखना पड़ता है, हमें हमारे मुआशरे के अंदर कौन डिसीजन मेकर है ये देखना पड़ता है। लेट्स से कि एक घर के अंदर आप जाते हैं और वो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हैं अकेले आपसे बात करने में, तो आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करेंगी, आप उनसे अकेले बात करेंगी। अगर एक ख़ातून समझती है उसके शोहर के सामने उसके लिए ये बात होनी चाहिए, आप उसके शोहर के सामने बात करेंगे और आप बताएंगे कि ये आपकी बेगम की, आपकी मिसेज़ की, आपके बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अच्छी बर्थ स्पेसिंग होगी तो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे, बर्थ स्पेसिंग होगी तो माँ सेहतमंद रह जाएगी, बर्थ स्पेसिंग होगी तो जो ख़ानदान है वो छोटा होगा, बर्थ स्पेसिंग होगी तो जो मर्द है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम होगा। ये सारी चीज़ें आप मर्द को कन्वे करेंगी। अच्छा, फिर थर्ड सिनेरियो होता है जिसमें जो ख़ातून होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती है कि जो ये डिसीजन है वो उनकी जो सास हैं उनके सामने होना चाहिए, तो आप उसकी मदर इन लॉ से भी बात करेंगी। तो ये आपने एज अ CHI मौके की मुनासबत से देखना है कि आपने किस जगह क्या बात करनी है। लेकिन एक चीज़ जिसका आप ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे फैमिली प्लानिंग में ख़ास तौर पे, कि आपकी गैदर अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, जी से ग्रीट, आपने रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। ठीक हो गया जी। ए से था आस्क, आपने पूछना है उनसे उनके कंसर्न्स क्या हैं। ये हम आगे आता है, इसको डिटेल में ना पढ़ भी लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फैमिली प्लानिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल से, इस मेडिकल टर्मिनोलॉजी से हम तमाम लोग जो हैं वो बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है, फिर फॉलिकुलर फेज़ होती है, ओव्यूलेशन फेज़ होती है, ल्यूटियल फेज़ होती है। ठीक हो गया जी। इसको आप ये देखें कि जो मेंस्ट्रुअल स्टेज होती है ना, इसमें आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं मेंसेस के दौरान, तो इसमें स्टिल आपके ना अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्स हो तो चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरह फोलिकुलर फेज़ में, ओवुलेशन फेज़ में, ल्यूटियल फेज़ में चांसेस कम ज़रूर होते हैं, कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे, बट 100% ये नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मियाँ बीवी का मिलाप है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा और उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो स्टिल वो कहते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है उसमें स्टिल चांसेस होते हैं कि वो अनप्लैन्ड प्रेगनेंसीज जो है ना जी वो हो जाती हैं अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हों। अच्छा, फिर आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के इसमें हेल्दी टाइमिंग, स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज क्या होती हैं। मतलब फंडामेंटल्स का मतलब है कि कौन सी बुनियादी वो चीज़ें हैं जो फैमिली प्लानिंग में होनी चाहिए। एक तो कम से कम जो वक्फा है ना वो 2 साल का होना चाहिए एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में। सेकेंडली, टू अर्ली प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई,
18 साल से पहले प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। वो माँ के लिए भी ख़तरा है, वो बच्चे के लिए भी ख़तरा है। लो बर्थ वेट, आपका प्री टर्म होगा, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, माँ खुद अभी वो ग्रोथ हो रही होती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं 18 साल से पहले जो है प्रेगनेंसी होने में। अच्छा, ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, ये तीनों आपका टारगेट है। टू अर्ली टीन एज के जिसकी या वो 18 साल की बच्ची है या ठीक है उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। टू लेट के बहुत ज़्यादा अगर उम्र हो गई है कि 45 साल से लट से ऊपर हो गई है, उसमें भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती हैं। टू फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज के बार बार प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये 3 फंडामेंटल्स हैं, टू अर्ली, टू लेट, टू फ्रीक्वेंट, कि बहुत जल्दी, बहुत देर से या बार बार। ये 3 चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। मतलब फैमिली प्लानिंग की फंडामेंटल्स हैं, इन पे आपने फोकस करना है। और जो CHI हैं वो कम्युनिटीज़ को क्या बताएंगे? ऑब्वियसली यही बताएंगे कि अर्ली प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, लेट प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र होती है ना वो ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ आप चले जाते हैं। और जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं कि अगर 4 से ज़्यादा आपके बच्चे हो गए हैं और चारों के दरमियान वक्फा बहुत कम है, तो वो चारों के लिए हेल्थ रिस्क होता है, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और फैमिली प्लानिंग सेव्स लाइव्स बाय प्रिवेंटिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज दैट अलाउ पेरेंट टू इन्वेस्ट मोर इन ईच चिल्ड्रन वेलबींग। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो कम बच्चे होंगे और ऑब्वियसली उससे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एक बच्चे के अंदर। अच्छा, फिर फैमिली प्लानिंग की ना कुछ मिथ हैं, जो चीज़ें हम अगर एज अ CHI हम लोगों को नहीं बताएंगे तो वो जो है ना, लोग उसकी वजह से भी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे होते। जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग एक दफ़ा करवा लेंगे कोई भी मेथड, तो आप सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन सकती। लोगों को बताना चाहिए कि आलमोस्ट सारे जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेंगे तो दोबारा माँ नहीं बन सकते। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें तो होता है जो परमानेंट होता है, लेकिन जितने भी टेम्परेरी मेथड हैं उसका नाम भी टेम्परेरी सिर्फ इस वजह से है कि वो रिवर्सिबल होते हैं। फिर एक बात आपको इलाके में मिलेगी कि जी ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर बिल्कुल बच्चे में जो एक स्पेसिंग है उसके बारे में एजुकेशन भी दी गई है, बल्कि बहुत सारे सहाबा कराम ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कोई मुफ्ती साहब की वीडियो मिल जाए मुझे और वो भी अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों की जो रिलीजियस और कल्चरल एक क्वेरी होगी वो प्रॉपर तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकें। बट आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जी एक तो सारी ज़िंदगी के लिए इसमें इनफर्टिलिटी कोई नहीं होती। सेकेंडली, कल्चर और हमारे इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल इजाज़त है कि बच्चों के अंदर एक मुनासिब वक्फ़ा होना चाहिए। मुनासिब वक्फ़ा भी हमने देख लिया कि कम से कम 2 साल होना चाहिए। और फिर तीसरी ये होती है कि ख़वातीन या मर्द ये समझते हैं कि जी इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बस ना पूछें। जी क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? लोग आपको कहेंगे जी वज़न बढ़ जाता है, इससे इरेगुलर ब्लीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है, मूड चेंजेस होती हैं और बहुत डेंजरस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे दे आर टेम्परेरीली, प्रॉब्लम विद इन 3-4-5 डेज़ वो ख़त्म हो जाती है, और इवन माइनर ट्रीटमेंट के साथ भी वो हो जाते हैं, और 80% को तो साइड इफ़ेक्ट आते ही कोई नहीं है। फिर एक चौथा होगा कि जी आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो ख़वातीन हैं, सिर्फ ख़वातीन जो है ना जी वो फैमिली प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है। आपने कम्युनिटी के अंदर पार्टनर्स को भी इंगेज करना है। मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग फील्ड में जाएंगे CHIs, तो हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। आप हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन मतलब सेहत और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो था वो पहले मनसूबाबंदी के ऊपर काम करता था। तो हर यूनियन काउंसिल में हमारे पास मेल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिनके साथ आप मिल के मर्दों के लिए भी सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें आप मर्दों को कॉन्डम्स और विजेक्टमी जो एक परमानेंट होता है उसके ऊपर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपनी बीवियों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसको आसान कर सकें। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं? इस पे जितनी बात करें ना, मेरे ख्याल में ये घंटे कम पड़ जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पे मैं बात करूं, एज अ ह्यूमन बीइंग आप सोचें कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है हर किसी के पास, ठीक है?
आप देखें कि उसमें से लेट से कि एक प्लेट है चावलों की वो एक बंदे ने खानी है तो वो पेट भर के खाएगा। अगर वो 10 बंदे खाना शुरू हो जाएंगे तो ओबियसली किसी का भी पेट नहीं भरेगा और सारे भूखे रह जाएंगे। तो सेम गोज़ फॉर आर रिसोर्सेज कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों में उसको तकसीम करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है, जब औलाद पैदा हो जाती है तो वो कड़वी तो नहीं होती, तो उससे उससे पहले आपने उसकी मनसूबाबंदी करनी है ना। आप उसकी मनसूबाबंदी से फ़ायदा ये होगा कि आपकी बीवी मैटरनल डेथ की तरफ नहीं जाएगी, 30% डेथ्स कम हो जाती हैं, आपके बच्चे सेव रह जाएंगे, उनकी सेहत अच्छी रह जाएगी अगर 2 से 3 साल का वक्फा होगा। और सेकेंडली, आप एक ख़ातून अगर सही प्रॉपर वक्फा कर रही है, अपनी बच्चों की तादाद को अचीव करते वक्त प्रॉपर वक्फा कर रही है, उसकी सेहत ठीक रहेगी, तो जो हमारी ख़वातीन अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही होती हैं, अपनी ड्यूटीज़ जॉब्स कर रही होती हैं, तो उनकी एम्पावरमेंट भी रह जाती है। ट्रस्ट मी कि मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली अपना शेयर कर रहा हूँ कि हमारी वो बहनें या हमारे घरों के अंदर जो बच्चियाँ जिनकी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी हो रही होती है, उनको सम टाइम अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। उनको मतलब अपनी इस फिज़िकल ट्रॉमा की वजह से वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली वो साइकिल चल पड़ता है पॉवर्टी का कि आप ज़ाहिर है आपने एजुकेशन छोड़ दी, उसका एक आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, गलत इफ़ेक्ट ही मिलेगा, आपने जॉब छोड़ दी उसका भी गलत इफ़ेक्ट आएगा। और सेकेंडली फोर्थ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओबियसली जितनी छोटी फैमिली होगी आप उसके लिए बेहतर खाना, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत, बेहतर उसकी तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त कर सकते हैं, जो कि गुर्बत को रिड्यूस करता है और नेशनल जो गोल्स होते हैं उनको सस्टेनेबल करता है। कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है, ऑब्वियसली हम समझते हैं शायद जो बड़ी फैमिलीज़ में रहना होता है वो बड़ा फ़ायदा मंद होता है, बट इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए आपको तवाज़न बरकरार रखना है अपने रिसोर्सेज में और अपने बच्चों में। ये पहले हमने बात की कि इवन के कुछ सहाबा कराम ने भी फैमिली प्लानिंग जो है ना उनको अडॉप्ट किया विड्रॉल सिम्टम्स विड्रॉल मेथड के थ्रू। विड्रॉल मेथड ये होता है कि हमने जब हम अपने साथी के साथ या जो मियाँ और बीवी का मिलाप होता है तो उसमें विड्रॉल ये होता है कि आपने एग्स और स्पर्म्स को नहीं मिलने देना। स्टिल ये जो होता है ना 22% इफ़ेक्टिव होता है, बट इट इज़ नॉट कि आज के दौर में जितनी जिद्दत आ गई है तो इससे भी सेफ़ और बाकी तरीके मौजूद हैं जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर अवेलेबल। हम ये डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं और ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती हैं। आपकी काउंसलिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए कि आप पहले सुने कि वो चाहता क्या है आपका क्लाइंट। आप एम्पैथी शो करें, उसकी तरफ अपना झुकाव शो करें। कोई जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप अपनी एक अनवांटेड फ्रेज पास कर दें। हो सकता है कि कोई बात आपको ऐसी सुनने को मिले जो कि मिथ हो, बट एक्टिव लिसनर का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा गलत बात भी आपको कह रहा है जो आपको लगता है मेडिकली रॉन्ग है, आप उसको बिल्कुल रिस्पेक्टेबल तरीके से सुनें, उसकी बात कंप्लीट होने दें, उसको महसूस कराएं कि आपकी सारी अटेंशन उसकी तरफ है। जब वो बात कंप्लीट करे तब आप उनका जवाब दें। फिर आपके पास जो नॉलेज है क्लियर सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी, आराम से जो उनका मतलब उनकी लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज में, प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंशियलिटी मोर इम्पॉर्टेंट कि जो बात आप 2 लोगों के दरमियान 3 लोगों के दरमियान है वो वहीं पे रहेगी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। जो आपका क्लाइंट बैठा है सामने, वो जो आपको कहेगा वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होनी चाहिए, रिलायबल आपके पास होने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जब आप बात करेंगे ना तो इसमें गैदर आपने याद रखना है, GATHER, गैदर लिख लें आप लोग, GATHER। गैदर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैदर का जी आपने ग्रीट रिस्पेक्टफुली, कि उनको जब मिलना है तो बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ मिलना है। ए, आप पूछें उनसे, आस्क, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं। टी से टेल, फिर आपके पास जो टेलर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मयारी इन्फॉर्मेशन है एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, आप उनके साथ वो डिस्कस करें। एच से आप हेल्प करें उनको मेथड चूज़ करने में, बताएं कि मेथड टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी में ये चीज़ें हैं, परमानेंट में ये चीज़ें हैं, जो उनको बेहतर लगे वो उनके लिए चूज़ करें।
एक्सप्लेन करें कि ये जो आप चूज़ करें इसका ये फ़ायदा है, ये साइड इफ़ेक्ट है, और फिर आप फॉलोअप के लिए भी आएँ। ठीक है जी, गैदर आपने पढ़ लिया। अच्छा, इसमें कपल्स को लाजमी बताएं, जो मर्द है, अगर आपको लगता है कि औरत अपने मर्द के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो डू टेल देम कि यार आप ये जो फैमिली प्लानिंग आप अडॉप्ट करोगे इससे आपकी बीवी की सेहत अच्छी होगी, आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपके पास जो एक हम होता है ना कि वो अपने फ्यूचर के लिए हम समझते हैं पैसे इकट्ठे करने हैं, तो वो जो आप इकट्ठे कर रहे हो भाई, वो आप बेहतर तरीके से अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा बीमार रहेंगे, बीवी बेचारी बीमार रहेगी, तो आप वो जो इकट्ठे करके शायद आपने उनकी एजुकेशन पे या अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने थे, वो आप सारे उसके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करोगे, और वो मयारी भी नहीं दे सकोगे, वो मसले भी हल नहीं होंगे प्रॉपरली, और आप एक पॉवर्टी के साइकिल के अंदर ही रह जाओगे। तो इसलिए आपने मेल की इन्वॉल्वमेंट को भी इनकरेज करना है, उनके कंसर्न जो होते हैं उसको भी आपने सुनना है, और मेल सेशंस भी करने हैं। अच्छा, आपकी स्पेशल ऑडियंस क्या होगी? 3 लोग जिसके ऊपर आप स्पेशल फोकस करेंगे। एक वो जो जिनकी नई नई शादी हुई है, आप उनके साथ प्लीज़ डू मीट देम, उनको उनका पहला बच्चा पैदाइश होने में गाइड करें। ठीक है, उसमें हमारा एंटीनेटल भी है और उनकी बर्थ एज और बर्थ स्पेसिंग भी है, कि कम से कम अगर बीवी की उम्र 18 साल नहीं है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। गाइड करें उनको कि 18 साल के बाद पहली प्रेगनेंसी, और फिर पहली प्रेगनेंसी तक एएनसी करें, उसको स्किल बर्थ अटेंडेंट के पास वो डिलीवर हो, पीएनसी करें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखें, और एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान 2 साल से 3 साल का कम से कम वक्फ होना चाहिए। अर्ली जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर है पोस्टपार्टम वुमेन, कि वो खातून जिसका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, हाईली फर्टाइल हो जाती हैं आफ्टर 6 वीक्स, कि आपने उनको कैसे काउंसल करना है आगे पढ़ लेते हैं। हाई प्योरिटी वुमेन, कि वो खातून जो बार बार जिसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ जाती हैं, इसमें माँ भी ख़तरे में होती है, बच्चे भी ख़तरे में होते हैं, और ये वो इंडिकेटर है जो दोनों चीज़ें बढ़ाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, जो हमारे यहाँ कॉमन भी है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि टेम्परेरी होते हैं और परमानेंट होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी को हम देख लेते हैं। टेम्परेरी में 2 हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मतलब कुछ अरसे के लिए होते हैं, या जब आप वो यूज़ कर रहे होंगे तब तक वो सेफ़ सेक्स होगा, उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले होता है LAM। LAM कहते हैं लैक्टीनियल एमिनोरिया मेथड। ये होता है कि जी जब बच्चा पैदा हुआ है ना, बच्चे की पैदाइश के बाद अगर माँ उस बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएगी ना, जब बच्चा जितना ज़्यादा माँ का दूध पिएगा वो क्या होगा, माँ के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि वो 2 और हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको कम कर देता है, FSH और LH को कम कर देता है। लेकिन ये भी ना मतलब कोई 100% नहीं होता। स्टिल आपके अगर ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा हो, बच्चे की उम्र 6 माह से कम हो, और जो माँ है उसको प्रॉपरली पीरियड्स दोबारा से स्टार्ट ना हुए हों, तो ये कोई रफली 80% तक कामयाब होता है ये LAM। फिर कॉन्डम्स होते हैं मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। हार्मोनल पिल्स होती हैं, OCP पिल्स होती हैं, इमरजेंसी पिल्स होती हैं, जो कि अगर आपने प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो विदिन 72 आवर्स यूज़ करने हैं। इंजेक्टिबल्स होते हैं, डीपो इंजेक्शंस होते हैं, 2 तरह के, गोश्त में लगता है और एक आपके जिल्द में लगता है। फिर विड्रॉल मेथड है जिसमें हम मिलाप नहीं होने देते स्वर्म्स का और एग्स का। लॉन्ग टर्म होता है कि हार्मोनल इम्प्लांट्स कर देते हैं या IUD रख लेते हैं, कॉपर जिसको कहते हैं। और जो परमानेंट मेथड होते हैं इसमें मेल और फीमेल का, जो जहाँ से एग रिलीज़ होता है और जहाँ से स्पर्म रिलीज़ होते हैं, तो समझें कि आम ज़ुबान में उन नालियों को बांध दिया जाता है। ठीक हो गया। हम इसको अब फर्दर आगे पढ़ लेते हैं। जो LAM है, फर्स्ट 6 मंथ पोस्टपार्टम विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे हमने कहा कि माँ अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना दूध पिलाएगी तो ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ़ायदा है कि जी बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा होता है और बच्चा भी सेहतमंद होता है, और माँ
ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर से भी बच रही होती है, और ये इनडायरेक्टली एक मेथड भी फैमिली प्लानिंग का अडॉप्ट हो जाता है। नुकसान सिर्फ ये है कि ओवल्यूशन कैन रिटर्न अनप्रिडिक्टेबली, कि वो जो दोबारा प्रेगनेंसी होने की सूरत हाल होती है ना, वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं चलता कि वो किस टाइम वापस आ जाए। तो इस पे आपको मदर्स को एजुकेट करना चाहिए। फिर विदड्रॉल मेथड है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्डम्स हैं, वी ऑल नो दैट। फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में कम से कम 6 महीने नहीं देनी हमने। इसी तरह प्रोजेस्टिन पिल्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अब हम आ जाते हैं इंजेक्टेबल के ऊपर। इंजेक्टेबल ना दो तरह के हैं, ठीक है। एक इंट्रामस्कुलर लगेगा और एक आपका सबक्यूटेनियस लगेगा। अच्छा, इंजेक्शन एक है, ठीक है, इसको कहते हैं आप DMPA इंजेक्शंस, DMPA, DMPA। यूजली हम इसको ना डीपो कहते हैं, डीपो इंजेक्शन, लेकिन इसका फार्मूला होता है डीपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। गोश्त में भी लगता है और ये सबक्यूटेनियस भी लगता है। ये है जी, ठीक है जी। देखें, इसका ये है कि कन्वीनियंट है, प्राइवेट होता है, मतलब आपको जाना नहीं पड़ता, आप ख़ुद से सबक्यूटेनियस भी घर लगा सकती हैं। इंट्रामस्कुलर शायद आपको लगवाना पड़े, लेकिन जो सबक्यूटेनियस होता है वो आप ये देखें, इसको सेल्फ इंजेक्शन DMPA होता है। सयाना प्रेस सेल्फ एडमिनिस्टर खुद कर सकते हैं, हाईली इफेक्टिव है 96%। और प्राइवेट मेथड है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस, कि खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी में नहीं लग सकता ये ऑब्वियसली। बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट सच नहीं है। काउंसलिंग फॉर DMPA ऑब्वियसली कि आपने प्रेगनेंसी देख लेना है, प्रेगनेंसी ना हो, थोड़ा बहुत आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, वेट चेंज हो सकता है जो कि टेम्परेरी होगा और ठीक हो जाएगा। अच्छा, DMPA जो है ना, जो इंजेक्शंस होते हैं, ये हर 3 महीने के बाद आपको रिपीट करने पड़ते हैं। फिर आ जाता है कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये आपको मंथली लगाना पड़ता है। फिर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब ये 99% इफेक्टिव हैं दोनों चीज़ें। IUD आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, हार्मोनल IUD होती है और कॉपर IUD होती है। जो कॉपर है वो तो 10 साल तक होती है और जो हार्मोनल है वो 5 साल तक होती है। नुकसान सिर्फ ये है कि अगर वो थोड़ी सी ट्रेन प्रोवाइडर ना रखे तो पीरियड्स, हैवियर पीरियड्स हो सकते हैं, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ सकते हैं। जो इम्प्लांट्स हैं 1 से 2 राड्स होते हैं, 3 to 5 ईयर्स हैं, ये भी लॉन्ग टर्म होती है, दोनों रिवर्सिबल हैं। इरेगुलर ब्लीडिंग जो है इसके अंदर है। फिर परमानेंट मेथड्स हैं, हमने दोनों डिस्कस कर लिया कि मेल और फीमेल की स्टेरिलाइजेशन कर दी जाती है, मतलब कि जहाँ से एग निकलता है या जहाँ से स्पर्म निकलता है तो उन नालियों को लाइगेट कर दिया जाता है। ये मैक व्हील होता है। आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया होगा, अदरवाइज़ एक सेपरेट हम चैप्टर लेंगे, एक चैप्टर डिस्कशन कर लेंगे, और MEC व्हील को कैसे पढ़ा जाता है इसके ऊपर हम अलहदा से अच्छा सा एक चैप्टर बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद CHIs के पास क्या होते हैं, कॉन्डम्स, पिल, इंजेक्टेबल्स, ये प्रोवाइड कर सकती हैं। रेफ़र करेंगे IUD इम्प्लांट और स्टेरिलाइजेशन के लिए, और बाकी सप्लाई और आपने चीज़ें अपने पास रखनी है। मेनोपास क्या होता है, मेनोपास जो है ना, एक नॉर्मल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का, कि सम टाइम विद इन 45 से 55 साल की उम्र की जो ख़वातीन होती हैं, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फिजियोलॉजिकली बंद हो जाता है। ठीक है जी, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका कॉमन सिम्टम्स की इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, रात को पसीने आते हैं, मूड चेंज होता है, इरिटेबिलिटी होती है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं। तो दीज आर ऑल नॉर्मल साइंस ऑफ मेनोपॉज। ये 45 से 55 साल तक होता है। इसमें आपकी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, ओव्यूलेशन रुक जाती है, पीरियड्स ख़त्म होते हैं, और फर्टिलिटी भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है। ये वही हम अब इसमें आ गए अपने एंड की तरफ, कि जो CHI है वो दे आर चैम्पियंस फॉर फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग। कि आप जो फैमिली प्लानिंग है ना, वो एक खुशहाल ख़ानदान जो है उसको आपसे ज़्यादा, CHI से ज़्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है यही आपने पास ऑन करनी है, कि आपने उन लोगों को जिनके लिए हम काम करने जा रहे हैं उनको इंगेज करना है। यूथ के ग्रुप्स, वुमेन ग्रुप, आपके कॉलेजेस के ग्रुप,
मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से आपने लोगों को फैमिली प्लानिंग की तरफ राग़िब करना है, आइडेंटिफाई करना है वो इन्फ्लुएंसर्स, मिडवाइफ, टीचर, रिलीजियस लीडर्स जो आपको लगता है कि आपकी सपोर्ट कर सकते हैं एक फ़ैमिली प्लानिंग को उस पूरी कम्युनिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपका ये काम है कि आपका आईपीसी स्किल अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, अपडेट नॉलेज होना चाहिए। जब आप जाते हैं तो आपके पास ब्राउशर्स, फ्लिप चार्ट और जो मेथड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने ना दो चीज़ें होती हैं फील्ड में, आपने वो ज़रूर सेलिब्रेट किया करें और उसके ऊपर फैमिली प्लानिंग के ऊपर और जो हमारी माँओं की और बच्चों की सेहत है, ख़वातीन की सेहत है, उसके ऊपर फोकस किया करें। एक 26 सितंबर होता है जिसको वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे कहते हैं। इस दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली प्लानिंग पे सेमिनार्स करें, अपने वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करें और ज़रूर कोई ना कोई अपनी उस कम्युनिटी के अंदर एक्टिविटी करें। या जो भी 3 वो ग्रुप जो हमने आइडेंटिफाई किए, न्यूली वेड कपल्स और वो ख़ातून जिसका भी बच्चा पैदा हुआ है या वो ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे पैदा हुए हैं या फ्रीक्वेंट बच्चे पैदा हुए हैं, उनको 26 सितंबर पे ज़रूर मदऊ करें और उनको फैमिली प्लानिंग की तरफ लाजमी लेके जाएं। ये भी आपका एक इनडायरेक्टली इंडिकेटर है जो आपका, बल्कि ये डायरेक्ट इंडिकेटर है जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करेगा। फिर उसके बाद 8 मार्च होता है जो कि वर्ल्ड वुमेन डे है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि जो आज की सेहतमंद औरत है, ये एक सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़ामिन होती हैं। तो हमें सबको मिलजुल के हमारी ख़वातीन के लिए काम करना चाहिए और ये डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दीज आर 6 की मैसेजेस एज़ ऑलवेज़ कि जो फैमिली प्लानिंग है ये ज़िंदगियाँ बचाती है। हाई रिस्क क्लोजली स्पेस प्रेगनेंसी, CHIs आर की कम्युनिटी एजुकेटर्स। पढ़ लिया हमने कि जी अब इनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। मैक रिवील कैसे, ये हम एक चीज़ है जो ब्लू के अंदर है, मैक रिवील हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने मर्दों को भी फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है ना लाजमी शामिल करना है बिकॉज दे आर डिसीजन मेकर समहाउ। और सम टाइम हमारी कम्युनिटी इस तरह की है कि आप ख़वातीन को बता के चले जाते हैं और जब मेल इन्फ्लुएंसर होता है फैमिली में तो उस तक वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती, तो शायद वो डिसीजन जो है ना वो हो नहीं सकता। प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग काउंसिल ड्यूरिंग होम विजिट्स एंड ऑल हेल्थ इंटरेक्शन। और आप मेथड्स बताएं, उनके फ़वाइद के बारे में बताएं। रेफरल्स रूल, स्ट्रॉन्ग रेफरल लिंक को लोगों को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये चीज़ें प्रोवाइड करें। और जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, शायद ये प्राइवेट लोग अफोर्ड ना कर सकते हों और उसकी वजह से फैमिली प्लानिंग ना होती है, तो डू टेल देम कि ये गवर्नमेंट के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कम्युनिटी सेशंस करें और आपके पास रिलेटेबल IEC मटेरियल भी ज़रूर होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह विल कम बैक विद अनदर चैप्टर। और आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं या आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर या कोई ख़ास चीज़ ऐसी जिसके ऊपर मज़ीद हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।